हेलो दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी जो है किसके बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। तो ये जीव एवं वातावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था A.G. टांसले के द्वारा। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही नहीं है। तो यह एक बंद तंत्र होता है। ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि पर्यावरण जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है खुला तंत्र होता है। सही क्या क्या है, यह अजैविक एवं जैविक घटक दोनों से बना होता है। ये बिल्कुल सही कथन है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ये भी कथन सही है। रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन जो संबंधित है यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। भारत की कितनी आर्द्र भूमियाँ रामसर आर्द्र भूमियों के अंतर चिन्हित किया गया है। तो इसमें कुल 49 को चिन्हित किया गया है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कौन है। तो ये गुजरात है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा दिया गया है। तो रामसर का दर्जा दिया गया है उपर्युक्त सभी को। चिल्का झील को रामसर का दर्जा प्राप्त है। लोकटक झील को भी रामसर का दर्जा प्राप्त है। केवलादेव घाना को भी रामसर का दर्जा प्राप्त है। और उलर झील को भी रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त कथन सही है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सही है। पोषक पुनर्प्राप्ति, ये कथन बिल्कुल सही है। पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु ये भी कथन सही है। तलछट रोग पर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो है जैवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी यानी पारितंत्र इकोसिस्टम का कौन सा ऐसा शब्द है जो सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अधोलिखित में कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो पूछा जा रहा है कि जीवों से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो जैविक संगठन का जो सही क्रम है पहले हो जाएगा जनसंख्या हो जाएगा, उसके बाद समुदाय हो जाएगा, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, उसके बाद भूदृश्य हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा पारितंत्र है जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो धान का खेत जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो पर्यावरणीय संकट जो माना जाता है यह यूकेलिप्टस के पौधा को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। स्वच्छ जल पारितंत्र में अगला सवाल है, स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण कौन है। लैंटिक आवास का उदाहरण कौन है। तो तालाब और झील जो है लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास यानी कि जो शांत रहता है।
अगले सवाल पे आते हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदाय होगा, समुदाय कैसा होगा? अलग अलग होगा, उसके बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसके बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो विश्व का जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वह है समुद्र। समुद्र जो है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सबसे ज़्यादा पारितंत्र कहाँ पे है उत्पादकता की दृष्टि से? मैंग्रोव वन, उसके बाद हो जाएगा घास स्थल, उसके बाद हो जाएगा झील और लास्ट में हो जाएगा महासागर। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन, घास स्थल, झील एवं महासागर। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो डीप इकोलॉजी यानी कि गहन पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द का प्रयोग किया गया था ये अर्नेस्ट नेस के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी निषेध यानी कि आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी निषेध या पारिस्थितिकी आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा सागरीय या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र जो है सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कार्य है जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो ये हो जाएगा वनों को काटना। वनों के काटने से क्या होता है? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा वनों का काटना। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो पूछा जा रहा है किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो सबसे उत्पादकता किसका कम है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। अगला सवाल है, अगला चैप्टर है पारितंत्र के प्रकार्य। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पूछा जा रहा है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? घटकों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा घास, उसके बाद हो जाएगा टिड्डा। टिड्डा क्या खाता है? घास खाता है। उसके बाद मेढक टिड्डा को खाता है और सांप किसको खा लेता है? मेढक को खा लेता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है? तो घास, बकरा और आदमी मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी उपभोक्ता है? पूछा जा रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता को सजाना है। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत चींटी आता है, चींटी और हिरण आता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो पूछा जा रहा है खाद्य श्रृंखला जो होता है उसमें मानव क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में जो मानव होता है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? पौधा कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? तो ये हो जाएगा धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत कौन आता है? तो प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत हरित पादप को शामिल किया जाता है। टोटल 4 पोषण स्तर होता है। कितने पोषण स्तर होता है? 4 पोषण स्तर होता है। जैविक और अजैविक घटकों के मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? तो ये उत्पादक करता है। उत्पादक जो होता है जैविक और अजैविक
संघटकों के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वपोषी यानी कि स्वपोषगंज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी कथन सही है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो हरे पादप जो होता है ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल कथन सही है। तो हरे पादप हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं, पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त होता है, वायुमंडल में निरुक्त होता है। तो इसमें हो जाएगा शोषण जो होता है, और जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं जो होता है, इसमें क्या होता है, ये कार्बन चक्र के अंतर्गत आता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है राइबोजियम होता है, राइजोबियम, क्लोरोबियम और एजेटोबैक्टर जो होता है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त कथन सही है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, पूछा जा रहा है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो जल चक्र जो होता है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा जो होती है यह निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है, पूछा जा रहा है कि किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। तो शैवाल और प्रवाल समूह का जो उत्पादक होता है यह सर्वाधिक होता है। वायु क्या है, पूछा जा रहा है वायु क्या है। तो वायु एक मिश्रण होता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है यह 78% होती है। पारिस्थितिकीय पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड का जो संकल्पना दिया था यह चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत जो है नाइट्रोजन का है, कितना है 78% होता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पूछा जा रहा है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर वो पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, जो पर्यावरण में 21% पाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है। तो वायु प्रदूषण जो है यह पेड़ पौधे का कार्य नहीं। पेड़ पौधे क्या करता है, वायु को शुद्ध करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पेड़ पौधे के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। शोर का अवशोषण भी पेड़ पौधे करता है। ऑक्सीजन भी विमुक्त करते हैं कौन, पेड़ पौधा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वायु प्रदूषण पेड़ पौधे का काम नहीं है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अपघटक जीव कहलाता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा अपघटक जीव है पारितंत्र में। तो पारितंत्र में जो अपघटक जीव होता है यह कवक है और जीवाणु है। अपघटक जीव जो होता है यह पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है और इसे पोषण स्तर 3 के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। पूछा जा रहा है कि आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो आहार श्रृंखला का सही क्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा डाइटम, उसके बाद हो जाएगा क्रस्टेशियाई और उसके बाद हो जाएगा हेरिंग। तो इस तरीके से ऑप्शन ए नंबर सही है।
अगला सवाल है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी निकाय जो होता है उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है ये सौर ऊर्जा होता है। अगला सवाल है कि 10% नियम किससे संबंधित है। तो 10% का जो नियम है यह ऊर्जा का खाद के रूप में, ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना। और 10% नियम दिया गया है किसके लिए। तो ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचाना। अगला सवाल है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की जो मात्रा होती है एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है। तो ये घटता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र जो है यानी कि इकोसिस्टम, इसमें उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किससे। तो ये सर्वाहारी को प्राप्त होता है। सर्वाहारी को क्या होता है, उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। पूछा जा रहा है कि जैव भार का जो पिरामिड होता है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। ये तालाब का जो पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है यह उल्टा होता है। निम्नलिखित में से उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आता है। क्या पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है। तो मृत उपजीवी जो होता है यह उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पूछा जा रहा है कि पेड़ पौधे जो होते हैं किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो पारितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है यह सदैव सीधा होता है। अगला चैप्टर है बायोम एवं जैव मंडल। क्या है, बायोम एवं बायोस्फीयर। नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। पूछा जा रहा है कि नागालैंड का जो पर्वत है यह बंजर होता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है झूम कृषि के कारण नागालैंड का जो पर्वत है यह बंजर होते जा रहा है। निम्नलिखित में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% कितना 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो हो जाएगा भूटान। अगला सवाल है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो ये हो जाएगा NBA कृषि पादपों के अनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तो ये कथन सही है। उसके बाद NBA की अनुशंसा के बिना अनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा 2 और 3 कथन सही है। क्या हो जाएगा 2 और 3 सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सा,
तो लानोस घास का मैदान। लानोस घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में लानोस घास का मैदान पाया जाता है। अगला सवाल है, माइको राजा निम्न में से, माइको राजा जो है निम्न में से किसके मध्य सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है? तो पूछा जा रहा है सहजीवी संबंध को कौन प्रदर्शित करता है? तो ये कवक और पौधे जो होता है यह सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है इसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है। अगला सवाल है, लानोस एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है? पूछा जा रहा है कि लानोस जो है घास का मैदान है और कंपोज भी है, ये घास का मैदान है, किस बायोम के अंतर्गत इसको रखा गया है? कौन सा ऐसा बायोम है जिसके अंतर्गत लानोस एवं कंपोज घास के मैदान को रखा गया है? तो ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत रखा गया है। अगला है, पूछा जा रहा है कि इसको सही सुमेलित करना है। एक तरफ घास के मैदान है और एक तरफ क्या है? उसका देश है। तो प्रेरी जो हो जाएगा यह उत्तरी अमेरिका में है, प्रेरी का घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। पंपास जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। बेल्ट जो है ये बेल्ट अफ्रीका में पाया जाता है और डॉन्स जो है यह ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है। तो प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है, बेल्ट जो है अफ्रीका में पाया जाता है और डॉन्स घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला सवाल है, विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? पूछा जा रहा है कि विषुवत वर्षा वन है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है सेलवास। अगला सवाल है, एबोनी और महोगनी वृक्ष किससे संबंधित है? एबोनी और महोगनी वृक्ष जो है यह किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। पूछा जाएगा कि एबोनी और महोगनी वृक्ष है इसका संबंध है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वन है जो भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पतझड़ का जो वन है जो आर्थिक दृष्टिकोण से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल है, अफ्रीका के जायरे बेसिन की, अफ्रीका में जो जायरे बेसिन है यह इसमें कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? तो ये हो जाएगा बुशमैन। अगला सवाल है कि सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ये हो जाएगा मानसूनी बायोम के अंतर्गत साल, सागौन और शीशम के वृक्ष को रखा जाता है। अगला सवाल है, रेंडियर जो है किस बायोम का जंतु है? पूछा जा रहा है रेंडियर जो है किस बायोम का जंतु है? तो ये हो जाएगा टुंड्रा बायोम के अंतर्गत रेंडियर को शामिल किया जाता है। अगला सवाल है, चैपेरल जो है, चैपेरल का वितरण कहाँ पाया जाता है? तो चैपेरल का जो वितरण है यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। किस बायोम की भूमि, अगला सवाल है, किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली किस बायोम की भूमि होती है? तो शंकुधारी वन का जो
वृक्ष होता है वह अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है। अगला सवाल है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम अथवा मानसूनी वन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम या मानसूनी वन के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो आर्थिक दृष्टि से इसका दोहन संभव नहीं है, यह कथन गलत है। इन वनों में लंबवत स्तरीकरण के 3 स्तर पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद सदाबहार वनों की अपेक्षा इसकी उत्पादकता कम होती है, यह भी कथन सही है। और इनके निचले स्तर के शाकीय पौधे, इनके निचले स्तर के जो शाकीय पौधे होते हैं ये सदाबहार होते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस बायोम को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? पूछा जा रहा है कि किस बायोम को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन है? पूछा जा रहा है कि शीत मरुस्थल का उदाहरण कौन है? तो पैटागोनिया मरुस्थल जो है यह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। पृथ्वी का वह स्तर जहाँ जीवन का अस्तित्व विद्यमान होता है। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का ऐसा कौन सा स्तर है जहाँ पर जीवन अस्तित्व विद्यमान है? तो यह हो जाएगा जैव मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम के लिए सही है? पूछा जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह पौडजाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ जो होती है पौडजाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। कहाँ पे? तो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम में पौडजाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। अगला पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कटिंगा जो है यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यह कथन गलत है। जबकि पंपास जो है यह दक्षिण अमेरिका में है, यह बिल्कुल सही है। स्टेपी का जो घास का मैदान है यह यूरोप में पड़ता है, यह भी कथन सही है। और चाको का जो घास का मैदान है यह अर्जेंटीना में पड़ता है, यह भी कथन सही है। तो पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में है, स्टेपी घास का मैदान यूरोप में पड़ता है और चाको घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवाना घास स्थल, सवाना का जो घास स्थल है उसके बारे में गलत कथन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाना बायोम मृदा का विकास कैल्सीकरण के द्वारा होता है, ये कथन सही है। सवाना बायोम में मृदा का विकास कैल्सीकरण के द्वारा होता है, यह कथन सही है। ब्राज़ील, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये भी कथन सही है। इनमें वेनेजुएला तथा कोलंबिया में लानोज, ब्राज़ील में कंपोज और अमेरिका में पार्कलैंड कहा जाता है। तो इस तरीके से उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला सवाल है विषुवत रेखा से, कहाँ से? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो पारिस्थितिकी उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या होगा, पारिस्थितिकी उत्पादकता जो होगा पहले बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा। क्या हो जाएगा? पहले बढ़ेगा फिर बाद में घट जाएगा। अगला सवाल है कि पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते समय कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? बोल रहा है कि जब पर्वत में ऊंचाई पर हम जाएंगे तो किस वृक्ष को देख सकते हैं? तो ओक के वृक्ष को देख सकते हैं। अगला है
कि दावा नल से क्या तात्पर्य है। पूछा जा रहा है कि दावा नल से क्या तात्पर्य है, तो जंगलों में लगने वाली आग को दावा नल कहा जाता है। अगला सवाल है वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा जो निर्भर करती है यह वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। अगला अध्याय है सामुदायिक अंतःक्रियाएं। सामुदायिक अंतःक्रियाएं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू और कृदंतक यानी कि रोडेंट उपर्युक्त में से किस किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है। पूछा जा रहा है कि चमगादड़, भालू और कृंतक रोडेंट होता है किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी चमगादड़, भालू और कृंतक यानी कि रोडेंट में निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षेपण किया जा सकता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो पहले हो जाएगा नंगीकरण, उसके बाद हो जाएगा प्रवास, उसके बाद हो जाएगा स्थापन, स्थापन के बाद हो जाएगा प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के बाद हो जाएगा स्थिरीकरण। तो पहले हो जाएगा नंगीकरण, उसके बाद प्रवास, उसके बाद आस्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया, उसके लास्ट में हो जाएगा स्थिरीकरण। ये जो है सीक्वेंस ये जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। अगला सवाल है ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार, किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाता है। पूछ रहा है क्या कि ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाता है। तो ये हो जाएगा कीस्टोन प्रजातियां। अगला सवाल है कि शोषण मूल किसमें पाया जाता है। शोषण मूल जो होता है किसमें पाया जाता है। तो मैंग्रोव पौधों में जो होता है इसमें शोषण मूल पाया जाता है। अगला सवाल है आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड जो होता है किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। यानी कि आम की शाखा पर उगने वाला मतलब अधिपादप के रूप में उगने वाला जो आर्किड होता है यह किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। इत्यादि हो जाएगा सहभोजिता। सहभोजिता जो होता है यह आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड के संबंध को दर्शाता है। और ये पूछा जाए कि आर्किड प्रदेश किसे कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को आर्किड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है अपघटक जो होता है यह किस पोषण स्तर के जीव है। तो पोषण स्तर 3 के अंतर्गत अपघटक को शामिल किया जाता है। टोटल पोषण स्तरों की संख्या कितनी है 4 होती है। अगला सवाल है निम्नांकित में से स्पर्धा है। निम्नांकित में से स्पर्धा क्या है। तो ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया को स्पर्धा कहा जाता है। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया को स्पर्धा कहा जाता है। अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है निचले से उच्च स्तर की ओर होता है। निचले से उच्च स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है किसमें पारिस्थितिकी तंत्र में। अगले सवाल पे आते हैं कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पूछा जा रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की आयु जो है यह जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जबकि जैव विविधता के बढ़ोतरी में उत्तरदायी कौन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान और
पोषण स्तरों की कम संख्या जो है यह क्या है, ये तीनों जो है जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है, तो ऊर्जा का चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं होता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का और जल का क्या होता है, चक्रण होते रहता है। आर्किड उदाहरण है, तो पूछा जा रहा है कि आर्किड उदाहरण है किसका, तो आर्किड जो उदाहरण यह अधिपादप का उदाहरण है और आर्किड प्रदेश कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। अगले सवाल पे आते हैं, पूछा जा रहा है कवक मूलीय सहवास में कवक जंतु। कवक मूलीय सहवास में कवक जंतु क्या होता है, तो इसमें जो कवक जंतु होता है वह खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करता है। तो कवक मूलीय सहवास में कवक जंतु जो होता है यह खनिज और जल के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। अगला सवाल है जब दो सहयोगी है और समान रूप से लाभान्वित होते हैं। पूछा जा रहा है कि दो सहयोगी है और समान रूप से लाभान्वित होते हैं, किसी को कोई हानि नहीं होती है, यह संबंध प्रदर्शित करता है किसको, तो सहोपकारिता को। तो सहोपकारिता उसे कहा जाता है जब दो सहयोगी होगा और समान रूप से दोनों लाभान्वित होगा, किसी को कोई हानि नहीं होगा, तो वह सहोपकारिता के संबंध को प्रदर्शित करेगा। कवक मूल क्या है, पूछा जा रहा है कवक मूल क्या है, तो कवक मूल जो होता है यह सहोपकारिता होता है। अगला सवाल है अनुकर्मण में अंतिम समुदाय को क्या कहा जाता है। अनुकर्मण में अंतिम समुदाय को क्या कहा जाता है, तो अनुकर्मण में अंतिम समुदाय को चरम समुदाय के नाम से जाना जाता है। निम्नांकित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में से कहाँ वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम होती है। तो पूछा जा रहा है कहाँ पर वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम होता है। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान में वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर जो होती है वह सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के रसायन के स्रावन से अन्य पौधों की वृद्धि, प्रजनन आदि पर प्रभाव पड़ता है, क्या कहलाता है, इसको एलिलोपैथी कहते हैं। तो पूछ रहा है कि एक पौधे के रसायन के स्रावन से अन्य पौधे की वृद्धि, प्रजनन आदि पर प्रभाव पड़ता है, उसे एलिलोपैथी कहा जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अनुकर्मण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुकर्मण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूमिका किसका होता है, तो ये मृदा का होता है। अगला सवाल है वनस्पति अनुक्रमण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्लीमेंट्स के द्वारा वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल है अमरबेल अन्य पुष्पीय पौधों के साथ निम्न में से किस प्रकार का संबंध बनाता है। अमरबेल जो होता है अन्य पुष्पीय पौधों के साथ किस प्रकार का संबंध बनाता है, तो परजीविता का संबंध बनाता है। कौन, अमरबेल दूसरे पुष्पीय पौधों के साथ। अगला सवाल है समुद्री एनीमोन जो होता है तथा हर्मिट केकड़े के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। पूछा जा रहा है समुद्री एनीमोन जो होता है और हर्मिट केकड़ा होता है, दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, तो दोनों के बीच में सहोपकारिता का संबंध होता है। किसके बीच, तो हर्मिट केकड़ा और समुद्री एनीमोन के बीच। अगला अध्याय है जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला सवाल है
कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग याद रखिएगा कि टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वंदना शिवा। वंदना शिवा किसके लेखक है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में कौन सा, गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजातीय विविधता को दर्शाता है? एक जैव विविधता मापने में गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजातीय विविधता को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा सूचकांक। अगला सवाल है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन से क्या हो जाएगा? जैव विविधता में संकट आ सकता है। प्राकृतिक आवास का खंडन करेंगे तो इससे भी जैव विविधता में संकट आ सकता है। और विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से भी जैव विविधता पर संकट आ सकता है, लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहन करने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही आंसर है। अगला सवाल है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु जैव विविधता को प्रतिपादित करता है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वह होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र का जो निर्वहन होता है वह बायोडाइवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो हो जाएगा प्राकृतिक आवास का जो विनाश हम लोग जो कर रहे हैं मनुष्य के द्वारा, प्राकृतिक आवास का जो विनाश किया जा रहा है यह जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक आवास का विनाश। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजेन के द्वारा सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 तक कौन सा दशक घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से लेकर 2020 को कौन सा दशक घोषित किया है? तो इसे जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। अगला सवाल है, जैव विविधता निम्न में से कौन से तत्व शामिल है? पूछा जा रहा है कि जैव विविधता में किस किस को शामिल किया जाता है? तो जैव विविधता में जीव को शामिल किया जाता है, वनस्पति को भी शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत सूक्ष्मजीव भी आते हैं और पर्यावरण भी आते हैं, क्योंकि पर्यावरण के अंतर ये सब वनस्पति, सूक्ष्मजीव और जीव को शामिल किया जाता है। इस तरीके से ये सब क्या है? जैव विविधता का महत्वपूर्ण अंग है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं? एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं? तो इसकी
कुल आनुवांशिक विविधता को कहा जाता है जीन पूल। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? पूछा जा रहा है कि लिविंग प्लेनेट जो है यह सूचकांक होता है, यह क्या होता है? तो ये जैव विविधता की स्थिति का सूचक होता है। जैव विविधता की स्थिति का जो सूचक होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिविंग प्लेनेट सूचकांक के अंतर्गत। अगला सवाल है जैव विविधता निर्भर करती है, तो जैव विविधता जो होती है यह जलवायु, तापमान और आर्द्रता उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है या निर्भर रहती है।